हम आपसे फाइट। नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता है उसको मिली है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। अब आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जो दोषी हैं पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाई गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के लागू होने पर स्टे ऑर्डर जारी किया, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत दी गई थी। और कोर्ट ने क्या कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कोट करती हूं कि विशेष तथ्यों को देखते हुए जहां दोषी एक अलग अपराध में भी सजा काट रहा है, हम दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश को लागू करने पर रोक लगाते हैं और इस प्रकार आरोपी को उक्त आदेश के तहत रिहा नहीं किया जाएगा। अब इस फैसले के साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वे पीड़िता के पिता की हिरासत की मौत में एक अलग मामले में 10 वर्ष की सजा भी काट रहे हैं, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होनी है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई व्याख्या को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो एक कांस्टेबल या पटवारी भी लोक सेवक की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आ जाएगा, जबकि एक विधायक या सांसद को इससे बाहर रखा जा सकता है और वे छूट का दावा कर सकते हैं। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आमतौर पर अभियुक्तों की सुनवाई किए बिना निचली अदालतों या हाईकोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन इस मामले में खास तथ्य शामिल हैं, क्योंकि सेंगर को एक अन्य मामले में आईपीसी की धारा 304 भाग 11 के तहत दोषी ठहराया गया। तो ये आज एक उन्नाव मामले में एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है उस पीड़िता को। ये तो उन्नाव रेप केस का मामला था, लेकिन अगर आप अरावली के केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फैसले पर आज रोक लगा दिया। ये भी कम ही देखा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ही 20 नवंबर 2025 के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अरावली रेंज की परिभाषा को बदल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अब केवल वे जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हो। सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर के आदेश में कहा कि इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम अदालत ने इस मामले में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का प्रस्ताव किया है, जो अरावली की ऊंचाई और क्षेत्र में खनन की अनुमति से जुड़े सवालों की गहन जांच करेगा। ये कदम अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और खनन गतिविधियों के बीच चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तो क्या आज दोनों मामलों में मोदी और शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट ने एक डबल झटका दिया है? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी हैं। सर्वेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज इन दोनों फैसलों को आप किस तरीके से देखते हैं? जी हम दोनों ही फैसले ये बताते हैं कि जो सेवियर है इस देश में वो न्यायपालिका ही है, और ऐसे सरकार में हमें केवल न्यायपालिका का भरोसा है कि वो हर बार, और ये पहला इंस्टेंस नहीं है, इससे पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने कई जगहों से बचाया है इनके फैसलों से देश को। इनके जो फैसले होते हैं, जो तुगलकी फरमान ये जारी करते हैं रह के, उससे बचाते हैं। पहले हम आते हैं, अगर कुलदीप सेंगर की बात की जाए, कुलदीप सेंगर का मामला थोड़ा सा शुरू से समझने की जरूरत है, उससे सरकार की नीयत पता चलती है। सरकार जब ये घटना होती है उसके बाद, चाहे इनका निष्कासन हो, चाहे पार्टी की तरफ से कोई काम हो, या फिर एफआईआर तक के लिए उस पीड़िता को जाके मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास करना पड़ता है, तब जाके इनकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि ये दबाव में आ जाते हैं लोगों के। अदरवाइज सरकार की नीयत साफ थी कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया शुरू होती है, फिर न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेती है, और वो उसको क्योंकि पूरा भरोसा होता है उत्तर प्रदेश सरकार पे कि ये ठीक से नहीं करेंगे, इनका जो है, इनके पुलिस पे भरोसा नहीं होता, इनके प्रशासन पे नहीं होता, इनकी नीयत पे नहीं होता, तो ये मामला दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में पहली बार सजा दी जाती है, बहुत क्लियर जजमेंट होता है, कन्विक्शन होता है इनका। और उस बीच अगर लोगों को याद हो तो पिता की हत्या होती है, इस पीड़िता के ऊपर भी हम जानलेवा हमला होता है, इनके परिवार के सदस्य 2 उसमें मर भी जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है उस एक्सीडेंट में, और वो एक्सीडेंट
इन्होंने ही करवाया था। तो उसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट जब मामला जाता है तो उसमें सीबीआई की तरफ से जो सरकारी वकील उतना ही बोलते हैं जितना उनको ब्रीफ किया जाता है। सरकार ने वहां अभियोजन पक्ष को कमजोर कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली उच्च न्यायालय में जो पीड़िता के जो फैसला है वो पीड़िता के पक्ष में नहीं था। उसके बाद 3 महिलाएं रात को, एक सामाजिक कार्यकर्ता और ये 2 पीड़िता और उनकी माँ, ये 3 लोग वहां बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं दिल्ली में, और इनको वहां प्रशासन पुलिस जो है घसीट के ले जाती है, जबकि कुछ भी ऐसा इलीगल नहीं कर रहे थे। बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उनका प्रोटेस्ट था। एक प्लेकार्ड लेके बैठी थी महिला, 3 महिलाएं, कहीं की भी किसी तरह से भी वो कानून के अगेंस्ट नहीं था वहां होता। फिर और ज्यादा जो शर्मनाक है वो ये है कि इनके जिम्मेदार मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अगर आप वक्तव्य आपने सुना हो तो उनसे पूछा जाता है तो वो राक्षसों जैसे हंसी हंसते हैं और बहुत ही शर्मनाक तरीके से उस पर कमेंट करते हैं कि वो तो नाव का मामला है, दिल्ली में क्या कर रहे हो। मतलब कि ही वाज क्लूलेस कि वो मामला क्या है, कहाँ चल रहा है। दूसरा, और बड़े रसूखदार नाम जो है ब्रजभूषण शरण साफ साफ बोलते हैं कि मैं उस फैसले का समर्थन करता हूं और न्याय मिला है कुलदीप सिंह सेंगर को, उनको फंसाया जा रहा था, षड्यंत्र है। यानी कि एक ऑलरेडी कन्विक्टेड करके आप सॉलिडारिटी में खड़े हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं। सरकार ने फिर आज तुषार मेहता जी जब सॉलिसिटर जनरल को बोलना हुआ, ये फैसला इतना जितना हुआ है, हालांकि ये फैसला नहीं है, रेस्पाइट है, अभी नोटिस इश्यू हुआ है, स्टे कर दिया गया उस फैसले पे कि इनको बेल पे स्टे लिया गया। अभी पूरा फैसला बाकी है, वेकेशन बेंच में हुआ है, अभी बहस होगी दोनों तरफ से। और एक चीज जो ध्यान देने लायक है कि जो पीड़िता के वकील हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि वो संतुष्ट नहीं है सीबीआई के आज के भी रवैये से। एसएलपी में उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको सेम पेज पे नहीं लाया गया, एसएलपी की कॉपी भी नहीं दी गई। तो ये अभी भी घटना है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार कम से कम अब जो है पूरा पक्ष जब बहस हो इस पे 4 वीक के बाद, तो उसमें पक्ष ठीक से रखे और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। क्योंकि मामला जो है अभी भी 5C जो है पॉक्सो का, उस पर बहस चल रही थी। 5C के अंदर लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है वो साफ साफ अभी पॉक्सो में, क्योंकि डेफिनेशन है नहीं इसका, तो कहा गया, तुषार मेहता जी ने कहा कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाए। तो थोड़ी बहस हुई इस पे, और कोर्ट का जो रवैया था माननीय उच्चतम न्यायालय का वो बहुत क्लियर था कि उस हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है उच्चतम न्यायालय से कि वो फैसला जो हो पीड़िता के हक में ही आएगा और ये सजा बरकरार रखी जाएगी। लेकिन सरकार का रवैया पहले दिन से साफ है और सरकार पूरी तरह से पीड़िता के अगेंस्ट खड़ी है। तो पीड़िता केवल कुलदीप सिंह सेंगर से नहीं लड़ रही, वो भाजपा सरकार से लड़ रही है, केंद्र में जो बिल्कुल। सरकार है उससे भी और जो राज्य में सरकार है उससे भी। जी। अब लेकिन अरावली के मामले में आते हैं, आपने कहा कि आपको उम्मीद है कि जो उन्नाव रेप केस में जो पीड़िता है उसको रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ही देगा अल्टीमेटली, और जी। कुलदीप सिंह सेंगर जेल के बाहर नहीं आएंगे। ये भी खबरें आ रही थी कि उनकी जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही हैं और इस वजह से उनके लिए खास ये बेल का इंतजाम किया जा रहा था कि ताकि वो बिल्कुल। जैसे बाबा राम रहीम सिंह निकल कर जी। पैरोल कराते हैं जी। उसी तरीके से वो निकल कर आए। लेकिन अब जी। अरावली की बात कर लेते हैं। अरावली मामले में भी आज एक तरीके से बड़ा झटका मिला है, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि भाई अदानी के लिए खोला जा रहा था वो सारी माइंस, अरावली का पूरा रीजन, जी। ताकि अदानी वहां पर फिर से माइनिंग कर सके। आज आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के केस में भी किस तरीके का फैसला सुनाया है? क्या ये बड़ा झटका है अदानी और तीनों के लिए? बहुत बड़ा झटका है। और ये मैं तो कहूंगा कि जितनी पूरी जनता को देश के उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उनकी जान बचाने वाला फैसला है ये। पता नहीं कितने लोग ध्यान से इसको समझ पा रहे हैं कि ये फैसला कितना जरूरी था, क्योंकि ये लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। प्रदूषण की जो हालत है अभी हमारे देश में, उसको लेके ये जो है ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है और ये जरूरी था। आप अगर देखिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जाके खुद मांगा था, और ये धीरे सीधे सीधे अदानी, आप मदद करना चाहते हैं कॉर्पोरेट हाउस को, आप वहां से आपकी ऑब्लिगेशन हम समझते हैं, पूरा देश समझता है कि वो अदानी कहां से कहां पहुंच गया इस सरकार में। और अभी भी क्या किया जा रहा है, न्यूक्लियर लॉ की बिल क्यों लाया गया, जब उनका न्यूक्लियर फील्ड में जाने का मन किया तो न्यूक्लियर बिल आ गया, ये सबको दिख रहा है। लेकिन कम से कम लोगों की जान से मत खेलिए। आप फायदा देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भी दिख रहा है लोगों को। लाशों पे चढ़ के राजनीति मत करिए, बच्चों की लाशों पे चढ़ के राजनीति मत करिए। ये कह देना कि AQI टेम्परेचर है, इससे काम नहीं चलता। लोगों की जानें जा रही हैं और ये प्रूव्ड है। प्रदूषण की हालत बद से बदतर होती जा रही है, ये भी प्रूव्ड है। अभी ये इसकी जरूरत क्या थी, देश की इकोनॉमी में क्या फायदा हो जाता है इससे, इसको समझना बहुत बड़ी चीज नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स है कि पहले सबसे पहले प्रदूषण है, जाने रहेंगी तो देश चाहे वो कितने भी ट्रिलियन इकोनॉमी आप बनाना चाहते हैं, पहले जिंदा तो रहने चाहिए लोग। कि यहाँ यहाँ जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें सबसे पहले क्या है, सांस लेना। सांसों में जहर घुल चुका है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, ऊपर से और खराब करने के लिए आप ये कर रहे थे। तो कोर्ट ही लास्ट में, कोर्ट ही बचती है, बाकी तो किसी की सुनने वाले नहीं है।
तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला है, और ये मैं कहता हूँ ये जान बचाने वाला फैसला है। इसका बहुत बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं सर्वोच्च न्यायालय को, और मुझे उम्मीद है कि इस पे जो एक्सपर्ट जो बनेगी कमेटी, वो भी उतनी ईमानदारी से काम करे। लेकिन सर्वेश, आपको क्या लगता है, ये काम अदालतों को बहुत पहले कर देना चाहिए था, और ये तो बिल्कुल दोनों ऐसे केसेस थे जहां पर इसमें कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन कोर्ट्स फेल कर गए। इसके बाद जो पब्लिक का गुस्सा फूटा, लोग सड़क पर आए, चाहे वो अरावली का मामला हो, चाहे उन्नाव रेप केस का मामला हो, आज सड़क पर जनता उतरी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की एक मजबूरी है? ठीक है, धन्यवाद करना ठीक है कि उनको सुध ली उन्होंने, लेकिन सुध कब ली, ये भी तो सवाल खड़ा होना चाहिए ना, कि जब जनता सड़क पर आएगी तभी कोर्ट जगेंगे, वरना कोर्ट नहीं जगेंगे। देखिए, बात यह है कि जो है डिवीजन बहुत क्लियर है संविधान में हमारे, तो एनक्रोचमेंट तो कोर्ट नहीं करने जाएगी। तो मैं कोर्ट से ज्यादा, फिर मैं कह रहा हूं, हमें समझना पड़ेगा कि असली विलेन कौन है यहाँ। कोर्ट तथ्यों के आधार पे ही काम करती है। अंत में भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस से लिया है, जनता की आवाज पहुंची कोर्ट तक और कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। उसमें देरी हुई और पहले हो जाना चाहिए था, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन कोर्ट ने, जैसे कि सेंगर के मामले में जो भी हुआ है अब तक, वो कोर्ट के हस्तक्षेप से ही हुआ है। सरकार ने तो उसमें कुछ नहीं किया है। ये जो दिल्ली आया मामला, ये भी कोर्ट की देन थी। ये जो पहले फैसला 30,000 में आया, वो भी कोर्ट की ही देन थी। यहां जब आप अभियोजन, ये जो बाबा राम रहीम है, जितने बेल हो रहे हैं, इसमें भी कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। अभियोजन पक्ष ही कमजोर हो जाएगा तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? आप समझिए कि अगर कोई किसी को, आप जो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है उसमें कौन लड़ रहा है, या फिर आपके जो सरकार ही लड़ रही होती है, सरकारी वकील लड़ रहे होते हैं, अगर वो कमजोर पड़ जाएंगे, कोर्ट को तो बस फैक्ट्स देखने हैं, लॉ देखना है, उस पर फैसला करना है। तो वहां पे भी ये बेल्स जो बाकी लोगों को मिल रही, तो इसलिए मिल रही है कि वो बेल चाह रही है सरकार। तो वो बेल, उसको कंटेस्ट कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार करने भी तो बेल मिल जाएगा। कोई मर्डर का अभियुक्त हो, पुलिस केस कमजोर कर दे, सरकार ठीक से लड़े ना, तो उसको भी बेल मिल जाएगी। वही हालत यहां पे है कि जब सरकार खुद जाके कोर्ट से कह रही है कि हमें परमिशन चाहिए, अगर कोर्ट उसमें नहीं देता है तो फिर कहा जाएगा नहीं, ये तो जुडिशियल एनक्रोचमेंट है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशरी जो है, वो जो न्यायपालिका है, विधायिका को काम नहीं करने दे रही है। तो वो भी देश के लिए बहुत हितकर नहीं है कि हर चीज में कोर्ट को ही लाना आना पड़े। तो वो देश के जो डेमोक्रेसी है उसके लिए हितकर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जिसको हम चुन के भेज रहे हैं, उसका रोल जो है वो और ज्यादा खराब होता जा रहा है। इससे इससे खराब नहीं किया जा सकता। सरकार जो कर रही है वो घृणित कार्य है। वो चाहे वह कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, यहाँ पे सरकार के मंत्री खड़े होकर जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत शर्मनाक है। इसकी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। दूसरा, यहाँ पे भी आप अरावली में भी देखें, कोर्ट अगर नहीं आई होती तो ये अब तक इनके तो कान पे जूं भी नहीं रहेगी अब तक। इतना सारा हल्ला हो रहा था। जो एक्चुअली जिसको पहचान, देखिए, कोर्ट को हमारे वोट नहीं चाहिए। वहां चीफ जस्टिस किसी को बनने के लिए किसी का वोट नहीं चाहिए, तो उस पर दबाव जनता का, उनकी मानवीयता हो सकती है जिसके नाते पड़े, या उनको लगा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए आए। जिसको हम वोट देके चुन के भेजते हैं, जो सही में जनप्रतिनिधि है, जिसको डर लगना चाहिए हमारे वोटों से, उसको कोई डर नहीं लग रहा। वो आज भी सीना तान के, अगर कोर्ट नहीं आती तो अभी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जानों से। तो यहाँ कोर्ट का तो एक लिमिटेड स्कोप है। सरकार का स्कोप सबसे ज्यादा बड़ा है, और वो वहां पे सीधे सीधे खड़ी है जनता के विरोध में, काम सामान्य जनता के विरोध में पहले से खड़ी है, और भाजपा से इतनी ही उम्मीद की जा सकती है। सर्वेश, अगर हम दोनों आज केसेस की बात करें तो आप इसमें क्या कहेंगे? इसमें सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा जनता की ताकत के आगे, या फिर जनता ने मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट को, और अब आज मोदी और शाह के लिए भी कितना बड़ा झटका है? देखिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, और ये पहली बार नहीं है जब सरकार को ऐसा झटका मिल रहा है। सरकार को कोर्ट ने इससे पहले भी कई मामलों में ऐसे झटके दिए हैं, फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती, शर्म नहीं आती इनको। कोर्ट को मैं फिर कहूंगा, कोर्ट ने, क्योंकि मैं भारत के संविधान में भरोसा रखता हूं, मैं भारत के लोकतंत्र में भरोसा रखता हूं, तो कोर्ट जो है वो सॉवरेन है। कोर्ट ने हमारी आवाज सुनी है, जनता की आवाज सुनी है। जब सरकार अनसुनी हो गई, सरकार बहरी सरकार में, कोर्ट में कम से कम कोर्ट ने आवाज सुनी। वो देर से सुनी, पहले सुनी, वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जो न्यायालय है उसने आवाज सुनी, और वैसे ही सुनी जैसे सुननी चाहिए थी। तो देर भले आए हों लेकिन दुरुस्त आए हैं। ये जो हुआ है अरावली में भी और कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी, दोनों ही जनता के पक्ष में इनका फैसला रहा है। और जो ये अंतिम फैसला भी आएगा इन दोनों में, अभी तो नोटिस इश्यू हुआ है, वेकेशन बेंच था, लेकिन जब इसमें फैसला आएगा तो दोनों का ही रवैया साफ दिखता है कि ये जनता के पक्ष में ही आएगा, सरकार के अगेंस्ट ही आएगा। और ये वैसे ही होगा जैसे इससे पहले सरकार को तमाचे कभी जनता से और कभी कोर्ट से मिलते रहे। ये वैसा ही तमाचा है, ये बहुत बहुत जोर का तमाचा है इनके ऊपर। बिल्कुल। लेकिन आज क्या मोदी और शाह को ये नहीं लग रहा होगा सर्वेश, कि अगर अब इसी तरीके से मूवमेंट्स खड़े होते रहेंगे, चाहे वो उन्नाव रेप
सर्वाइवर के फेवर में हो या फिर अरावलीज के फेवर में हो। अभी ऐसे बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे, मनरेगा का इशू भी कितना बड़ा इस समय बना हुआ है ऑलरेडी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वो दिन दूर नहीं जब जेनजी मोदी, शाह और अदानी तीनों के खिलाफ खड़ा नजर आएगा? आज क्या वो झलक मोदी और शाह साहब ने देख ली होगी? देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये जो मोदी और शाह दो नाम है, इनकी जो जेनेसिस है वो ऐसी ही चीजों से हुई। इनको इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं, इनको जनता से फर्क नहीं पड़ता। ये शुरुआत से ही लाशों के ढेर पे राजनीति करते आए हैं। इनको, इनके खिलाफ जनता हमेशा से खड़ी है। आप समझिए, जो हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं, रिनोन साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं। और जो जितने बलात्कारी हैं उनको बेल सरकार दिला रही है जा जाके। तो जिनको जो स्तर पे शुरू से ही हो, वो अभी भी क्या जगेंगे इनसे। इनको बस ये करना हो कि जनता इनको उठा के गद्दी से उठा के फेंके। जब गद्दी में बदलाव आएगा तभी कुछ बदलाव आ सकता है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई आत्मा है जो जगेगी। ये आत्मा तो बहुत पहले निकाल के आए हैं। इनके सारे फैसले दिखाते हैं। इनको या तो यू टर्न ले लेते हैं, या तो इनको बिल्कुल। कोर्ट से दखल दी जाती है। इनके सारे फैसले ऐसे रहे, कोई भी फुल प्रूफ आज तक इनका रहा नहीं है फैसला जहां पे इनको अंत में जनता, चाहे वो किसानों के बिल की बात रही हो, इनके यू टर्न सरकार है। हर अब अपना नोटबंदी का नाम सुनते हैं ना, जीएसटी का इनसे नाम सुनते हैं, क्योंकि इनके फेलियर्स हैं। इनकी पूरी सरकार में कहीं ऐसा फैसला नहीं है जब इनको मुंह की नहीं खानी पड़ी। आप याद करिए कि हम लोग बीच में ये भी बात करते थे कि देखिए न्यायपालिका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोदी और शाह साहब के प्रति नतमस्तक है, कोर्ट डर जाता है, जजेस डरे हुए हैं, और उसके हजार चीजें हम लोगों ने इसको लेकर भी डिस्कस किया। और कोर्ट्स अपना ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जहां तक जनता के हकों की बात है उसको भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन आज अचानक से आपको क्यों लगा कि कोर्ट जगा? केवल और केवल जनता की ताकत देखकर जगा, या फिर जुडिशरी को यह लग गया कि अब अपनी साख बचानी जरूरी है? जस्टिस सूर्यकांत को यह लगा होगा कि भाई बहुत ज्यादा हमारी मिट्टी पलीद ऑलरेडी हो चुकी है, अब कम से कम ये दो ऐसे मामले हैं जिसमें कि देखिए अर्नब गोस्वामी ने भी बोलना शुरू किया है। अर्नब गोस्वामी जैसा एंकर अगर वो भी बोलना शुरू कर रहा है। एक और एंकर आजकल नए नए बदली हैं, उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ है। एक दो पहले मैं देख रहा था। मोदिका लियाकत की आप बात कर रही हैं, तो अचानक से फिर अगर ये गोदी एंकरों का भी जो रवैया है सरकार के प्रति वो बदल रहा है, न्यायपालिका का रवैया बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये एक बदलती जमीन का संकेत है? बिल्कुल बदलती जमीन का संकेत है। और मैं फिर कहता हूं कि जो हमारा संविधान है वो संप्रभुता जनता में निहित है। एक वोट, एक आदमी जो है, सिटीजन है, जो उसके अंदर संप्रभुता है। जो सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, वो सॉवरेंटी कहां से डिराइव होती है? वो जनता से होती है। तो जनता की आवाज तो सबको सुननी पड़ेगी। भारत देश में किसी और की नहीं चलेगी, जनता की ही चलेगी। तो सबको, चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, सबको जनता की आवाज जब सुनाई देने लग रही है। और अब दिन दूर नहीं है कि देखिए, मीडिया का सबसे पहला संकेत होता है, मीडिया अगर मीडिया की तरफ से आवाजें, सुर बदलने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि हवा किधर की तरफ बह रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर्वेश फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। थैंक यू।